इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेटिक इंडक्शन और गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रिक मोटर इज़ नथिंग बट आपका जो बेसिक मोटर रहता है आपके वाटर पंप्स में यूज़ होता है, कोई अदर मशीनरी में यूज़ होता है, तो उसका वर्किंग क्या रहता है, वो किस बेसिस पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस तरह वर्क करता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या है कि आपके मैग्नेटिक फ्लो की वजह से या फिर बेसिकली बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से अगर कोई करंट इंड्यूस होता है वो किस बेसिस पे होता है, क्यों होता है वो। और आपका गैल्वेनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और बेसिक कह सकते हैं आपका इक्विपमेंट है जो फिजिक्स में यूज़ होता है ज़्यादा आपके करंट्स के टाइम पे, कि आपका करंट कितना वोल्टेज है या कुछ और चीज़ें मेजर करने के लिए होता है गैल्वेनोमीटर आपका मैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे काम होता है। सो टुडे विल बी लर्निंग 3 टॉपिक्स। लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, यू नो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यू ऑल्सो नो दैट एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म। आपको बहुत सारे फॉर्म की एनर्जी पता है, विंड एनर्जी पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी वगैरह वगैरह पता है आपको। तो आपको ये भी पता है कि एनर्जी अपना फॉर्म टाइम टू टाइम चेंज करती है। जैसे आपका साउंड एनर्जी रहता है, थंडरिंग के टाइम पे आपका थंडर गिरता है या लाइटनिंग होती है, तो जब लाइटनिंग फ्लैश होता है तो लाइट एनर्जी एमिट करता है, और जैसे ही आवाज़ आती है तो साउंड एनर्जी एमिट होता है। दिस इज अ बिट रफ एग्जांपल बट आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है उसको इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। अ डिवाइस विच कैन चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। और ये ज़्यादातर आपके रेफ्रिजरेटर में है, वॉशिंग मशीन में होता है, मिक्सर में होता है, कंप्यूटर्स में होता है, पंप्स में होता है। पंप्स जो आपके पानी निकालने के लिए यूज़ होते हैं बारिशों में, या आपका पानी ऊपर चढ़ाने के लिए बिल्डिंग में यूज़ होता है, वो सब इलेक्ट्रिक पंप्स रहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर पे चलते हैं। सो टुडे विल बी लर्निंग हाउ द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। डायग्राम आपका यहाँ है, तो इसमें डायग्राम में आप देखोगे कि आपको दो मैग्नेट्स दिए हुए एन और एस नाम का, जो नॉर्थ और साउथ है। फिर एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर, आप जो ABCD देख रहे हो वो मैग्नेट्स के बीच में एक वायर है, वो रेक्टेंगुलर लूप में रेक्टेंगल के शेप में है, जिस पे कॉपर वायर है, जिस पे रेजिस्टिव कोटिंग है। रेजिस्टिव कोटिंग क्यों है? ताकि आपको शॉक ना लगे या कोई इंसिडेंट ना हो। अब देखोगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैग्नेट्स रखे हुए, जैसे कि एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है कि वो पीछे से कनेक्टेड होता है या फिर थोड़ा टेढ़ा होता है, वैसे ही नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेट्स ऐसे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, AB और CD जो है, AB और CD से जो करंट जाएगा, आपका AB जो N के बाजू वाला वायर है और CD जो S के बाजू वाला वायर है, आप देखोगे आपका पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे नॉर्थ टू साउथ चलता रहेगा, मतलब वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। और करंट जो है आपका वो वर्टिकल जा रहा है, AB पे जा रहा है और CD पे जा रहा है। एक बार AB पे जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, CD पे जा रहा है तो वापस आ रहा है, तो आपका करंट जो है वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। फिर देखोगे आपकी दो एंड्स जो है E और F जो है, दो एंड्स जो है वायर के, वो आपके एक स्प्लिट रिंग पे लगा है। स्प्लिट रिंग अलग चीज़ होती है, स्प्लिट रिंग्स आपके लिए इसलिए यूज़ होती है ताकि कनेक्टिविटी के बेसिस पे रहे, अगर आपको कनेक्टेड रखना है या फिर कुछ इंसिडेंट ना हो, इसलिए स्प्लिट रिंग्स लगाए जाते हैं। The two ends of the loop are connected to two halves, whatever halves, x and y of the split ring। x and y की split ring जो है उसको उन्होंने split किया है या फिर कह सकते हैं डिवाइड किया है दो हिस्सों में। एक साइड को x बोला गया है, एक साइड को y बोला गया है। Two halves of the ring have resistive coating on their inner surfaces and one tightly fitted on the axle. The two halves of the split ring x and y have their outer conducting surfaces in contact with two stationary brushes E and F respectively। जो स्प्लिट रिंग है उसके ऊपर भी एक रेजिस्टिव कोटिंग है, जो आपके एक्सेल जो सिलेंड्रिकल फॉर्म का जो चीज़ लगा हुआ है उसमें लगी हुई है। वो स्प्लिट रिंग क्या करती है, वो रेजिस्टिव कोटिंग देती है आपके एक्सेल को, ताकि आपके एक्सेल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम ना आए करंट की वजह से। और उसके साथ ब्रशेस लगे हुए, ताकि जब एक्सेल रोटेट होगा या एक्सेल मूव होगा तो ब्रश के थ्रू वो इजीली स्मूथली मूव हो सके। अब देखोगे कि जब व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड एज शोन इन द फिगर, जब आपके फिगर में सर्किट कंप्लीट हो जाता है
आपके स्प्लिट रिंग्स पे वायर्स स्प्लिट रिंग से लगे हुए हैं, एक्सेल स्प्लिट रिंग्स के बीच में है, कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं, मैग्नेट लगा हुआ है। When the circuit is completed in shown, the current flows in branch AB of loop from A to B through carbon brushes E and F। आप देखोगे कि करंट फ्लो होने लगता है E से, मतलब E वाले ब्रश से, जहाँ से AB लूप तक जाता है। AB मतलब नॉर्थ के लूप तक, नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, उसके वायर की तरफ जाता है करंट through E and F. Since the direction of magnetic field is from north pole to south pole, according to Fleming's left-hand rule, force is exerted on branch AB and pushes it down. The current in the CD branch is opposite direction to that in AB branch. Therefore, a force is exerted in the upward direction. मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आप नॉर्थ पोल के साइड का वायर देखोगे, AB जो है उसको करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ, लेफ्ट टू राइट जा रही है। करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो आपका वायर जो है वो नीचे आने लग जाता है, नीचे फोर्स एक्सर्ट करती है। और सेम सीडी ब्रांच में क्या होता है कि आपका करंट सी से डी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसकी वजह से आपका वायर के ऊपर फोर्स जो है वो अपवर्ड पोजीशन में जा रहा है। Thus the loop and the axle start rotating in anti-clockwise direction। तो जो लूप है उसमें, जो वायर का लूप है वो रोटेट होने लगता है, और एक्सेल जो है वो सिलेंडर जो है जो आपका एक्स और वाई के बीच में है वो रोटेट होने लगता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आधे रोटेशन के बाद दोनों स्प्लिट रिंग्स जो है एक्स और वाई कांटेक्ट में आते हैं विद ब्रशेस एफ एंड ई रिस्पेक्टिवली, एंड द करंट इन अ लूप स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द डायरेक्शन DCBA। इन शॉर्ट क्या होता है कि जब आपका करंट इसमें फ्लो होने लगता है तो आप देखोगे कि AB पार्ट जो है लूप का, उसमें करंट ऊपर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो आपका वायर नीचे फोर्स एक्सर्ट करने लगता है। और आपका CD जो है उसमें करंट नीचे जा रहा है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपका मैग्नेट फील्ड है, तो आपका वायर ऊपर जाता है। तो ये एक साइड से नीचे एक साइड से ऊपर होता है, तो वायर रोटेट होने लगता है, और साथ में आपका एक्सेल भी रोटेट होने लगता है। एक्सेल रोटेट होने लगता है तो उसके आजू बाजू जो स्प्लिट रिंग्स है और ब्रशेस है, तो वो रोटेट होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, कांटेक्ट में आने के बाद जब अलग होते हैं तो करंट उल्टा फ्लो होने लगता है। पहले A से लेके B, B से लेके C, C से लेके D तक जा रहा था, अब D से लेके C, C से लेके B और B से लेके A तक आएगा। मतलब करंट फिर से रिवर्स फ्लो होगा, पहले A से लेके D तक जा रहा था, अभी D से लेके A तक जाएगा। A force is exerted on DC in downward direction and the branch BA in the upward direction, and the loop continues to rotate in the anti-clockwise direction. Thus, the current in loop is reversed after each half rotation, and the loop and the axle continue to rotate in the anti-clockwise direction. Similarly, फिर से वही होगा, आपके ऊपर आपका CD जो है वो ऊपर जा रहा था, वो वापस से ऊपर ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, AB आपका फिर से नीचे ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होता रहेगा। और ये चीज़ हर हाफ रोटेशन में होगी। मतलब एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो हाफ रोटेशन कर गया, फिर से एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, फिर दूसरे मतलब एक बार A से लेके D तक जाएगा, हाफ रोटेशन होगी, फिर D से लेके A तक हाफ रोटेशन होगी, वैसा होगा। कमर्शियल मोटर्स रन ऑन द सेम प्रिंसिपल बट प्रैक्टिकल चेंजेस आर मेड इन देयर कंस्ट्रक्शंस। कि मतलब अभी जितने कमर्शियल मोटर्स बनते हैं उनमें बहुत चेंजेस आती है। जैसे आपका वॉशिंग मशीन देख लो, वॉशिंग मशीन एक टाइम फिरता है 1 या 2 सेकंड के लिए लेफ्ट टू राइट जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, फिर एक टाइम जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाता है थोड़े सेकंड के लिए। तो ये सब मैनुअल चेंजेस कमर्शियल मोटर्स में खुद ब खुद होती है, वो आप लोग फर्दर चैप्टर में पढ़ सकते हो। बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा है, जो कनेक्टेड सर्किट है उसमें A से लेके D तक पहले करंट जाता है, तो क्या होता है, नॉर्थ पोल वाला वायर नीचे फोर्स एक्सर्ट करता है, साउथ पोल वाला ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। करंट तो वायर और आपका एक्सेल एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है और करंट फ्लो होता रहता है। एक टाइम आता है जब हाफ रोटेशन होती है तो स्प्लिट रिंग और ब्रशेस जो है वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब फिर से हाफ रोटेशन शुरू होता है और करंट उल्टा फ्लो होता है। पहले A से लेके D तक जा रहा था, अब D से लेके A तक आ रहा था, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हर बार चलेगा, ये हर हाफ रोटेशन के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता रहेगा, जिसकी वजह से आपका मोटर कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। ये था आपका इलेक्ट्रिक मोटर
जानने के लिए बहुत इजी है, पूरा थियोरेटिकल है, बस प्रॉब्लम ये है कि आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, और डायग्राम एक बार समझ गया तो डायग्राम लिखने को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ वी विल मूव ऑन विथ मैग्नेटिक इंडक्शन। Next what you have is electromagnetic induction. We have seen that in previous section that if we keep an electric conductor in a magnetic field such that the direction of the current flowing through the conductor is perpendicular to the magnetic field, the force is exerted on the conductor. हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा, जो एक लेफ्ट हैंड रूल था, जिसमें पढ़ा कि अगर एक पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर है, एक पर्टिकुलर वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है और उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में रह जाता है, तो उस वायर पे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो वायर कुछ हलचल दिखाता है, वो वायर में कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट होने लगता है। जैसे आपने अभी इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक साइड वायर ऊपर जा रहा था, एक साइड वायर नीचे जा रहा था, फिर करंट रिवर्स हो गया तो एक साइड वायर ऊपर, ये वाला वायर ऊपर जाता है, एक साइड ये वाला वायर नीचे आ रहा था। सो दैट इज द मेन purpose or main confusion about electromagnetic induction. Because of this, the conductor moves. But if an electric current conductor is moving in a magnetic field, or the magnetic field around the conductor is changing, in order to find out the answer to the question, research was done by great scientist Michael Faraday. In year 1831, Faraday showed that electric current can be produced in a conductor with the help of moving magnet. कि उन्होंने बता दिया कि अभी आप देख रहे हो कि फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो करंट कंडक्टिंग वायर जो है वो स्टेशनरी है और आपका मैग्नेट भी स्टेशनरी है। ऐसा हुआ कि दोनों में से कोई एक चीज़ हिल रही है, कि मैग्नेट हिल रहा है, मतलब मैग्नेट आप मूव कर रहे हो और करंट वायर वैसे ही रहने दे रहे हो, या आप वायर मूव कर रहे हो और मैग्नेट को वैसे ही रहने दे रहे हो, स्टेशनरी ही रहने दे रहे हो, तो क्या होगा। 1831 में माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज़ का रिसर्च किया और रिजल्ट निकाला कि आप मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू करंट बना सकते हो या करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, कि आप मतलब मैग्नेट्स के थ्रू, मैग्नेटिज्म के थ्रू, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप करंट फ्लो करा सकते हो, करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट दी गैल्वेनोमीटर. Galvanometer is a sensitive device which works on the same principle as that of electric motor that we studied earlier. Galvanometer sensitive device है जो आपके इलेक्ट्रिक मोटर के बेसिस पे ही, इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल पे ही चलता है. We can make some electrical measurements with it. A coil is positioned between the pole pieces of magnet in such a way that the pointer on the galvanometer dial is connected with it. When a small current flows through the coil will rotate. The rotational will be proportional to the current. Voltmeter and ammeter also work on same principle. In galvanometer, the pointer deflects on both sides of zero mark depending on the direction of current. Now, what is galvanometer? Galvanometer से आप specific measurements निकाल सकते हो करंट को लेके या कोई और चीज़ को लेके, मोस्टली करंट को लेके ही होता है. तो आपके गैल्वेनोमीटर पे 2 0 पॉइंट्स आते हैं, मतलब 0 to 100 ऐसे आता है वो. 0 to 100, इधर से भी 0 to 100. 100 आपका मिडल में रहेगा और बाद आजू बाजू 10, 20, 30 ऐसा 10 के डेसिबल से कितना भी हो वो होता है. तो जब आप गैल्वेनोमीटर किसी पर्टिकुलर सर्किट में लगाते हो तो क्या होता है कि जब उसमें से करंट फ्लो होती है और करंट फ्लो होती है तो क्या होता है कि उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल रहता है. वो कॉइल को जब करंट मिलता है तो वो कॉइल रोटेट होने लगता है. कॉइल रोटेट होता है तो जितना ज़्यादा कॉइल रोटेट होगा इसका मतलब उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा. उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो आपका गैल्वेनोमीटर का जो की रहता है वो उसका पर्टिकुलर करंट बताने के लिए, उसका स्मॉल करंट वैल्यू बताने के लिए उस पर्टिकुलर नंबर तक डिफ्लेक्ट होता रहता है. नंबर तक डिफ्लेक्ट होता है और ये भी गैल्वेनोमीटर डिटरमाइन करता है कि नंबर किस करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. अगर वो 100 के इस साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है तो मतलब आपका करंट मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे जा रहा है. अगर वो 100 के इस साइड डिफ्लेक्ट होता है तो आपका करंट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से यहाँ जा रहा है. गैल्वेनोमीटर पढ़ने के लिए इजी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इजी है. इलेक्ट्रिक मोटर पे आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक मोटर थोड़ा हार्ड है पढ़ने के लिए. हार्ड इन द सेंस समझने के लिए ज़्यादा जल्दी आसान नहीं है. आप समझ जाओगे तो पढ़ने के लिए भी आसान हो जाएगा. आप एक तो उसको 10 बार भी नहीं, आप एक बार पढ़ो, आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो थोड़ा 1-2 बार रिवाइज करो. थोड़ा इमेजिन करो कि मोटर इस वायर इस तरीके से घूम रहा है, एक्सेल इस तरीके से घूम रहा है, करंट इस बेसिस पे फ्लो हो रहा है, लूप इस तरह से घूम रहा है. सो आपको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा. टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.